इसको थोड़ा सा मैंने आज एक फिगर भी बनाई है ताकि थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। सो हियर इज द क्रॉस सेक्शन जो है एक ट्रांसमिशन लाइन का, दैट क्रॉस सेक्शन इज दिस। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। ये जो ब्लैक कलर में जो सेंटर में जो कंडक्टर है, बेसिकली ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। और हम एज्यूम करते हैं कि इस लाइन के ऊपर जो चार्ज है, इस लाइन में जो चार्ज है वो क्यू कूलम्स पर मीटर लेंथ जो है, क्यू कूलम्स पर मीटर लेंथ इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, अगर इस लाइन के सेंटर से मैं एक d1 डिस्टेंस पे चला जाऊं तो तो ये एक सरफेस, एक इमेजिनरी एक सरफेस बन जाती है, एक सिलेंडर बन जाता है, एक हालो सिलेंडर बन जाता है ये वाला। ये फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये एक डिस्टेंस d1 डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम मुझे चार्ज कैपेसिटेंस का फार्मूला तो ऑफ कोर्स C इज इक्वल टू Q और V, ये आप लोगों को पहले से पता है, फंडामेंटल फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अगर ऊपर Q कूलम्स पर मीटर लेंथ अगर इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है एट ए डिस्टेंस d1 फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस d1 है और ये वाला डिस्टेंस d2 है, एक इमेजिनरी सिलेंडर है, हालो सिलेंडर है। ठीक है, ये d2 डिस्टेंस है। और अगर d1 और d2 के दरमियान में एक डिस्टेंस x लेता हूं, इस फिगर को, ये सामने वाला, अगर इस फिगर को मैं सामने से देखूं तो इस तरह की शेप बन जाती है। ठीक है, एक डिस्टेंस dx है, उस dx में भी इसी तरह का एक हालो कंसेंट्रिक, ये सारे कंसेंट्रिक है, इन सब का सेंटर हालो सिलेंडर्स का, इमेजिनरी जो सिलेंडर है ये फिजिकल कंडक्टर है और ये हालो सिलेंडर्स हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस x पे जो हालो सिलेंडर होगा, ठीक है, तो उसमें अगर उसकी हम बात करें तो उसमें से कितना चार्ज जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, तो ये गाज़ीज़ लॉ है। आप लोगों ने उसमें लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग कंडक्टर की आपने EMT में शायद आपने देखा होगा। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर Q चार्ज हो तो इसमें से जो फ्लक्स डेंसिटी होगा एक डिस्टेंस x पे जो हालो सिलेंडर होगा उसमें से फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी। ये जो हालो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया क्या है, ये वाला जो d1 डिस्टेंस पे है। इस सर्कल का कोई भी सिलेंडर हो तो उसका सरफेस एरिया हमेशा किसके बराबर होता है, दैट सरफेस एरिया इज आल्सो ऑलवेज इक्वल टू उस सिलेंडर का जो रेडियस है मल्टीप्लाइड बाय उस सिलेंडर की ये वाली लेंथ, उसकी जो है हाइट कितनी है उस सिलेंडर की। ठीक है, तो जो एट डिस्टेंस ये जो सिलेंडर है ये वाला जो डिस्टेंस d1 पे है हालो सिलेंडर, उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, दैट विल बी d1 टू पाई, इसका अगर रेडियस d1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पाई 2 पाई d1, ये वाला इसका सरकमफेरेंस हो गया। और उसके साथ यहाँ पे अगर 1 मीटर की अगर लेंथ लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस हम निकालते हैं पर यूनिट लेंथ, पर मीटर कितनी कैपेसिटेंस है, जिस तरह इंडक्टेंस निकाली थी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल, एक्चुअली जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फिर हमें एक्चुअल लेंथ का पता होता है, 150 किलोमीटर की है, 500 किलोमीटर की है, तो पर यूनिट लेंथ उसकी कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस मुझे पता होती है, तो फिजिकल लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल इंडक्टेंस या टोटल हम उसकी कैपेसिटेंस हम फाइंड करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी बेसिकली पर यूनिट लेंथ इसकी हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। वो हियर इज Q चार्ज, इस लाइन के ऊपर Q चार्ज है एट डिस्टेंस d1 पे, जो हमारे पास एक सिलेंडर बन जाता है, इसका सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 2 पाई d1 इंटू 1, चूंकि इसकी लंबाई 1 है तो 1 बन जाएगा, 2 पाई d1 बेसिकली ये वाला जो हालो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया बन जाता है। और d2 लेंथ, d2 डिस्टेंस पे है सेंटर से, जिसका रेडियस d2 है, इसका सरफेस एरिया कितना बनेगा, इट विल बी इज इक्वल टू 2 पाई d2 इंटू L, इस सिलेंडर की लेंथ। लेकिन पर यूनिट की हमने चूंकि कैपेसिटेंस पर यूनिट में निकालना है तो इसकी लेंथ भी हम 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, एट डिस्टेंस x, इसके सेंटर से एट रेडियस x पे अगर हम एक इमेजिनरी एक सर्कल, अगर एक सिलेंडर हम डिफाइन करें तो उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, दैट सरफेस एरिया विल बी 2 पाई x इंटू d1 के बराबर होगा। तो इसमें से फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, लास्ट टाइम हमने बात की थी फ्लक्स डेंसिटी, इट विल बी इज इक्वल टू गाज़ीज़ लॉ।
ठीक है, Q डिवाइडेड बाई 2πx1, क्योंकि उसकी हाइट जो है सिलेंडर की लेंथ हमने 1 ली है, तो 2πx ये आ गई। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस है इस कंडक्टर के इर्द गिर्द। ठीक है, विच इज आल्सो इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी दिस इज परमिटिविटी, ठीक है, जो फेरेड पर मीटर, सब्स्टिट्यूटिंग 4.6। सो यहां से इस इक्वेशन में डी को यहां से उठा के अगर मैं यहां पे रख दूं तो व्हाट वी गेट इज E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2πε0x। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, और फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन भी होती। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और इस तरह का, चूंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जो इसके ऊपर चार्ज है पर यूनिट लेंथ, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर क्यू चार्ज। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉजिटिव चार्ज लाके छोड़ दें, और जिस डायरेक्शन पे चार्ज मूव करता है तो वो बेसिकली उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह का जो एक सिलेंडर। जी बेटा। सर ये जो बाहर की तरफ दो सिलेंडर्स बने हुए हैं, ये हाइपोथेटिकल है, मतलब अंदर वाला जो सॉलिड है वही है ना? जी जी, असल में तो ये कंडक्टर है। हम चाहते हैं कि एट डिस्टेंस x पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ कितनी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एट डिस्टेंस x पे। एट डिस्टेंस x पे निकालने के लिए आपको याद होगा कि इसमें EMT में आपने किया होगा, एक Q चार्ज अगर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके गिर्द हम एक उस चार्ज को इनक्लोज करते हैं। जो इनक्लोज्ड सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, वो क्या करते हैं बेसिकली, चार्ज इनक्लोज्ड उसको डिवाइड करते हैं सरफेस एरिया से। द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। सही है एट सर, डिस्टेंस x बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, वो हमने फाइंड करना है। तो एट डिस्टेंस x पे हमने एक सरफेस डिफाइन करनी है। ठीक है, तो वो बेसिकली ये सरफेस हमने इनक्लोज किया, इस सरफेस से हमने बेसिकली इस चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है उसको इनक्लोज किया है बेसिकली। ठीक है, ताकि इस डिस्टेंस x पे या डिस्टेंस d1 पे या डिस्टेंस d2 पे वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। उसके लिए हमें d चाहिए, और d हमेशा क्या होता है, q डिवाइडेड बाई जो कोई चीज इनक्लोज कर रही, उस इनक्लोज चीज जो है उसका सरफेस एरिया। जिस तरह अगर पॉइंट चार्ज हो तो उसके इर्द गिर्द हम क्या डिफाइन करते हैं, एक स्फीयर डिफाइन करते हैं जिसने उस चार्ज को इनक्लोज किया है। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज कहीं पड़ा हुआ है, कोई क्यू चार्ज कहीं पड़ा हुआ है, तो वहां पे डी किसके बराबर होगा, एट डिस्टेंस एक्स पे डी विल बी इज इक्वल टू वो जो इनक्लोज चार्ज है डिवाइड बाय सफियर का एरिया। सफियर का एरिया किसके बराबर हो, तो कुछ याद है आप लोगों को? सरफेस एरिया EMT में मेरे ख्याल में पढ़ा है आप लोगों ने ये चीजें। ठीक है, सो एट डिस्टेंस एक्स पे बेसिकली अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो बेसिकली ये इक्वेशन है। ये जो हमने काम किया है, ये जो फिगर बनाई है इमेजिनरी, इन सब के बाद अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज दिस इक्वेशन बेसिकली। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन को देख के मुझे ये पता चला कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसमें एक कंडक्टर है, उसमें डिस्टेंस x पे हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो किसके बराबर होगी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाय 2πε0x। x को मैं जितना दूर चलता चला जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। कैसे कम होती चली जाएगी, 1 और x से, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, 1 और x से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over x। इज इट क्लियर? या E is inversely proportional to distance from the center of the conductor। इज इट क्लियर? सो अगर यहाँ पे एक, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज यहां लाके रखें, अगर ये इस तरफ आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, अगर ये अवे जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी। ठीक है, और इस तरह का जो कंडक्टर है उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउट होती है। ठीक है, यहां से बाहर की तरफ जा रही, यहां से रेडियली आउट होती, यहां से रेडियली आउट होती। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस।
ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, इनके ऊपर पोटेंशियल सरफेस, इसके ऊपर अगर वर्क देखें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन। वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसकी मोशन किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन पे होगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखें, उसके बाद उस पॉजिटिव चार्ज को मूव करें, उसको मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, फोर्स के अगेंस्ट अगर उसको मूव करते हैं तो जाहिर है कि आप कोई काम करते हैं। ठीक है, तो वो जो काम होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करें। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पे है, और ये भी पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां से मूव करके D2 से मूव करके D1 पे ले आता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ काम किया है, इस फोर्स के अगेंस्ट जो इसको पुश कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x1 के बराबर है, D1 के बराबर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D2 के बराबर है। और इन बिटवीन किसके बराबर है, वो यहां से जब मैं मूव करता हूं इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहां से जब मैं एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को मूव करके यहां ले आता हूं तो आई हैव टू डू सम वर्क, और वो वर्क बेसिकली कितना वर्क किया है, दैट इज V12, 0.1 और 0.12 के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, नाउ अगर उस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज है उसको, अगर मैं इस सर्कल के ऊपर, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसके ऊपर अगर मैं मूव करूं, यहां से मैं मूव करके यहां पे ले आऊं, तो डू यू थिंक आई एम डूइंग सम वर्क? एक नो पॉजिटिव सर। चार्ज है, इसको मैं यहां से मूव करके यहां ले आता हूं, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन क्या अगर मैं इसको चार्ज को यहां से, पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट, इस सर्कल के ऊपर मूव करके यहां ले आऊं, डू यू थिंक आई एम डूइंग सम वर्क? नो सर। क्यों? सर क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, सर यहां से सेंटर। लेकर, हाँ, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसकी एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी है। एक तो आपने कह दिया है ना, वो तब भी होता, मसला अगर इसके ऊपर चार्ज, अगर एक Q1 चार्ज यहां पे पड़ा हो, एक Q2 यहां पे पड़ा हुआ है, और अगर ये सर्कल हो, तो तब भी डिस्टेंस जो है यहां पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसके ऊपर चार्ज। इज इट क्लियर? तो उस सूरत में अगर यहां से यहां मूव करें तो तब भी आपके ख्याल में क्या पोटेंशियल जीरो होगा, वर्क जीरो होगा? अगर ये इवनली, यहां पे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो लेकिन सेंटर ये है, यहां से जब या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैं चार्ज को मूव करता हूं, तो क्या फिर भी वर्क जीरो होगा? होगा सर, वर्क होगा। लेकिन अब क्या वर्क होगा जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? अब वर्क जीरो होगा। सर क्यों जीरो होगा, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, रेडियली आउटवर्ड है, Q डिवाइड बाई 2 पाई D1 इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पूरे सर्कल पे E की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है, क्योंकि Q डिवाइड बाई 2 पाई D1 इसके बराबर है ना। ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, x इज इक्वल टू D1, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे भी x D1 है, इस पॉइंट पे भी x D1 है, इस पॉइंट पे भी x D1 है, इस पॉइंट पे भी, इस पूरे सर्कल पे E जो है, E की स्ट्रेंथ जो है मैग्नीट्यूड सेम है, और इस पूरे सर्कल में E की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। इस पॉइंट पे भी E अगर मैं देखूं तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा, इस पॉइंट पे भी मैं E देखूं तो रेडियली आउटवर्ड होगा। एक और दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो ये कि इस सर्कल के ऊपर E की स्ट्रेंथ हमने निकाली है, वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर तो दूसरी क्या चीज बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है।
अब एक पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां से मूव करता हूं, यहां से इसके पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, यहां से मूव करता हूं, तो बेसिकली जो मोशन की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के किस डायरेक्शन पे है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इससे इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूं। एक मिनट प्लीज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे, मेरा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। हाँ बताएं, कोई जरूरी काम? हाँ उसमें भी डाल दें, ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, ये देखें, आप मूव इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली, इस सर्कल के ऊपर जब आप मूव करेंगे तो बेसिकली आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ पे एक वेरी स्मॉल पीस ले लें, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को डी, ये दोनों परपेंडिकुलर, वेरी गुड। वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट, ठीक है, तो वो 90 का एंगल बनता। तो बेसिकली यहां से जब आप मूव करके यहां आते हैं तो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तो इसका मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वी पोटेंशियल, इस पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है सारे पॉइंट्स का, इस सर्कल के लिहाज से इन सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है, देखें, डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, यू डू नॉट नीड टू डू एनी वर्क टू मूव व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। लेकिन यहां से जब इस सर्कल के ऊपर मूव करेंगे, यहां से जब यहां मूव करेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, यहां से जब यहां मूव करेंगे तो ऑफ कोर्स ई जो है और dx है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू सम वर्क बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट दिस फोर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग, आपने यहां से मूव करके यहां आना है, लेकिन आपने पाथ, ये वाला पाथ नहीं लिया है। आप यहां से मूव करके आप यहां आते हैं, यहां से फिर मूव करके यहां आते हैं, यहां से फिर मूव करके यहां आते हैं, तो फिर भी वर्क डन उतना ही होगा जितना यहां से यहां डायरेक्ट आप मूव करके आए थे। क्यों होगा? क्योंकि यहां से जब आप यहां मूव करके आए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर मूव करें, तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहां से जब आप मूव करके यहां आए तो बेसिकली आपने उतना काम किया जितना आप यहां से मूव करके यहां आए थे, उतना काम आप यहां पे कर रहे हैं। उसके बाद जब इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो तब भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मूव करके आप पहले यहां आए, यहां से फिर ऐसे यहां आए, या यहां से डायरेक्ट मूव करके यहां आए, तो V12 बेसिकली, अगर ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, तो इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करके यहां से मूव करके यहां ले आते हैं, कोई भी पाथ अडॉप्ट करते हैं, तो वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा? दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू V12 के बराबर होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, समझ आ गया। एक्सक्यूज मी सर, ये वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर। और ये स्टीवनसन की किताब में देखें तो इस किताब ने कोई बहुत ज्यादा एलाबोरेट नहीं किया है, लेकिन उसमें जाके देखेंगे तो उसने इसके कुछ कंसेप्ट्स और बहुत खूबसूरत तरीके से चीजों को बयान किया है। तो ये फार्मूले भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स उसने डिस्कस नहीं किए हैं, तो लेकिन वहां पे जाके आप देखेंगे तो आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बेसिकली आपको मिल जाएगा। लेकिन बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपको ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट होना चाहिए, आपको वर्क डन का भी अगर ये चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट ना होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होता जी, पेट्रोल तो मैंने नहीं डलवाया, ठीक है, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता तो यहाँ पे ई की स्ट्रेंथ कुछ और होती, यहाँ पे ई की स्ट्रेंथ कुछ और होती, यहाँ पे कुछ और होती, यहाँ पे इट इज पॉसिबल कि ई इस डायरेक्शन पे होता, यहाँ पे पॉसिबल ई की डायरेक्शन कुछ और होती। उस सूरत में आप यहाँ से लेकर यहाँ मूव करते तो वर्क डन 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास चार्ज कंडक्टर्स के ऊपर है। इज इट क्लियर सर? जी बेटा। सर अगर हम मुकम्मल इसमें मूव नहीं करते इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो फिर वर्क तो होता है लेकिन पोटेंशियल जो है ना वो सेम रहता है, क्योंकि वर्क तो 2 पॉइंट्स के दरमियान है, पूरा सर्कल हमने ट्रांसवर्स नहीं किया, तो उस हिसाब से वर्क होगा, लेकिन पोटेंशियल वर्क नहीं होगा ना। देखें, यहां से जब आप मूव करके इस सर्कल के ऊपर मूव करके यहां आएंगे, जी सर, इज इट क्लियर? इस सर्कल के ऊपर मूव करके यहां आएंगे तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स। ठीक है, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर है? यू आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स, जो फोर्स बाहर की तरफ पुश कर रही है, उस चार्ज को बाहर की तरफ पुश कर रही है। सर हम वो चार्ज को लेकर नहीं जा रहे खुद, मतलब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहा है। नहीं, उस चार्ज को आप यहां से मूव करके यहां ले आते हैं। एक चार्ज है ना, क्यू चार्ज है,
जी उसको सर। आपने पकड़ा हो और यहाँ से मूव करके यहाँ ले आते हैं। ठीक ठीक है, है। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन देखें। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। एफ इज ए वेक्टर, डी एक्स इज ए वेक्टर। जी ठीक है, सर। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं आऊं, इस पॉइंट पे एक स्मॉल डी एक्स में लेता हूं, तो वो स्मॉल डी एक्स सर्कल के ऊपर जब मैं वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस में लेता हूं, तो वो बेसिकली क्या होता है, इस सर्कल का टेंजेंट होता है, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट। डी बिल्कुल। एक्स ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जबकि फोर्स ई जो है ये रेडियली आउटवर्ड है, तो सर रेडियली टेंजेंट टू द फोर्स होगी जो सर्कल। हम लगा रहे हैं, हाँ, फोर्स ठीक तो है। हमारी वाली फोर्स है। नहीं, आप भी तब लगाते हैं ना कि जब आप इसको आप जब आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रही, आप देखें, आप किसी बॉडी को अगर किसी चार्ज है, चार्ज का तो वेट भी आप समझ लें जीरो है, लेकिन अगर किसी बॉडी को भी अगर आप मूव कर रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो बेसिकली फोर्स क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जो जमीन की फ्रिक्शन है, जो अपोजिट फोर्स है, उसको आप क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, इसी वजह से आप फोर्स लगा रहे हैं। वर्क डन बेसिकली जो अपोजिंग फोर्स है उसको आप ओवरकम करके आप वर्क डन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी है, कोई ऐसी दुनिया में आप चले गए हैं जहां पे फॉर एग्जांपल कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, वहां पे आप फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली वो फोर्स फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, इट इज कन्वर्टेड, जो वर्क डन आपने किया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखें, ये फोर्स जो लग रही है वो बेसिकली चार्ज के ऊपर लग रही है, वो बाहर की तरफ लग रही है, और जबकि ये चार्ज को मूव करवा रहे हैं आप टेंजेंशियली टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द, जो डी एक्स आपने डिफाइन किया दैट इज टेंजेंशियल टू दिस सर्कल। ठीक है, चूंकि डी एक्स टेंजेंशियल टू द सर्कल है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज क्या है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड, तो फोर्स और डी एक्स के दरमियान जो एंगल है दैट इज इक्वल टू जीरो। इसी वजह से फिर यहां से जब आप यहां मूव करते हैं तो यहाँ पे आप जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो हमने की है यहाँ पे, ये देखें, ये डेफिनेशन है बेसिकली। ठीक है, तो दैट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, वर्क डन की जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से देखें तो वर्क डन जीरो हो गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहां से मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से, आप इसको इस तरीके से देखें, आपने यहां से यहां आना है, आप यहां से लेकर यहां तक मूव कर गए, फिर इस सरफेस पे मूव किया और फिर इस सरफेस पे मूव किया, तब भी वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यहां से मूव करके यहां आएंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन पे कर रही है, और जब यहां से यहां मूव करते हैं तो जीरो वर्क डन है। यहां से यहां मूव करते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखें फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, यहां से यहां आ गए, यहां से फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रहे हैं, तो एक जगह पे वर्क पॉजिटिव होगा, दूसरी जगह पे वर्क नेगेटिव होगा, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहां से यहां मूव करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। इसको अगर मैं इस तरीके से मूव करता हूं, यहां से लेकर इस डायरेक्शन पे सीधा ले जाता हूं, तब भी वर्क डन जीरो होगा। लेकिन उसको वर्क डन को इंटरप्रेट करना, सर्कल के ऊपर मूव करें तो हम फौरन कह सकते हैं कि डी एक्स और ये जो है टेंजेंट है, लेकिन अगर सर्कल के ऊपर मूव ना करें तब भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन जीरो है। लेकिन उसके लिए फिर हमें बाकायदा वो काज और वो जो है ना फोर्स और वर्क, उसके दरमियान हमें निकालना पड़ेगा। मसलन इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, यहां से मैं डायरेक्ट आता हूं, ये मैं सिर्फ आप लोगों को, ये हमारे इस कोर्स का डोमेन में नहीं है, लेकिन अगर आप स्टीवनसन को पढ़ेंगे तो उसके लिए हवाले से मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपके लिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां से आता हूं, सर्कल के ऊपर मैं मूव नहीं करता हूं, तो तब भी वर्क डन, यहां से यहां आता हूं तो मुख्तलिफ जगहों पे वर्क डन जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट वर्क डन जब मैं यहां से मूव करके यहां आता हूं इस पाथ के थ्रू, तो तब वर्क डन जीरो होगा। देखें क्यों जीरो होगा, उसकी वजह यह है कि इस पॉइंट पे जब मैं होता हूं तो ये रेडियली आउट है, इस डायरेक्शन पे है, लेकिन मेरा जो पाथ है और इसके दरमियान 90 का एंगल है, 90 से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करता हूं, डी एक्स यहां पे ले आता हूं, तो रेडियली आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डी एक्स के दरमियान 90 से कम है, तो एक जगह पे वर्क डन पॉजिटिव होगा और एक जगह पे वर्क डन नेगेटिव होगा, तो नेट दोनों का इफेक्ट क्या होगा, हाफ से इस तरफ, इसके बिल्कुल इस पाथ के सेंटर से इस तरफ वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो उससे उस तरफ पॉजिटिव होगा, तो नेट वर्क डन यहां से यहां मूव करूंगा तो नेट वर्क डन किसके बराबर होगा, जीरो होगा।
इसका मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स ले लें तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, that potential difference is always equal to 0. ठीक है, so this is an equipotential surface, this is an equipotential surface. So we proceed further to our lecture. ठीक है, so last time हमने देखा कि अगर हमारे पास चार्ज Q कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V12 किसके बराबर है? V12 is nothing but Q divided by 2 pi epsilon naught log D2 divided by D1. V1 इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इस सरफेस और इस सरफेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V12, दिस इज एट हायर पोटेंशियल देन दिस सरफेस, ठीक है। V12 किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन हम एप्सिलॉन नॉट x, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो एट डिस्टेंस x पे ये है, ठीक है, और उसको फिर dx से हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है, और व्हाट वी गेट इज q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log d2 ओवर d1। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो v1 डिवाइड बाय v12 basically potential difference between these two equipotential surfaces, it is equal to 1 by q, इसमें जो चार्ज है कंडक्टर में, डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट log ऑफ d2 डिवाइडेड बाय d1, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी डिस्कस लास्ट टाइम। अब हम देखते हैं कि एक सिंगल फेज लाइन है, उसकी जो इंडक्टेंस, उसकी जो कैपेसिटेंस कितनी है। कैपेसिटेंस का इक्वेशन हमेशा किसके बराबर होती है? Q C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V है, ठीक है। V इज द वोल्टेज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, Q इज चार्ज एंड C इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। सो उस एक तो ये फार्मूला है और दूसरा ये वाला फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास एक कंडक्टर है उसमें चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज उसमें है, तो उसकी वजह से जो है एक ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इन दोनों फार्मूलाज की मदद से हम क्या कर सकते हैं? सिंगल फेज लाइन की हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। देखें, ये कंडक्टर जो है, इट इज इफ देयर इज चार्ज Q1 इन कंडक्टर 1, इसका रेडियस R1 है। देयर इज अनदर कंडक्टर which is in the vicinity of conductor 1, जिसका भी रेडियस R है और उसके ऊपर Q2 है। What is the capacitance between these two conductors? ट्रांसमिशन लाइंस में we are interested in capacitance। कैपेसिटेंस क्यों निकालते हैं? क्योंकि जितनी लेंथ ज्यादा होती चली जाएगी, इतनी ही, अगर 100 किलोमीटर से कम है तो आमतौर पे हम कैपेसिटेंस को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। जितनी लाइन की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, इवन इफ देयर इज नो लोड, लेकिन पैरेलल लाइंस स्टिल दे विल ड्रा द करंट बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस। आपने कोई लोड नहीं लगाया है। मसलन ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये ओपन है यहाँ पे, लेकिन दोनों ट्रांसमिशन लाइंस के दरमियान क्या चीज है? इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कंडक्टर्स, these conductors, they behave as the parallel plates of capacitors, ठीक है। even if there is no load, ठीक है, लोड भी नहीं लगाया है, यहाँ पे आपने जनरेटर लगाया है, यहाँ पे लोड नहीं लगाया है, तब भी ये दोनों प्लेटें जो हैं उसकी किसके तौर पे एक्ट करती? इट इज समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे एक मैं कैपेसिटर बनाता हूँ, तो ये दोनों लाइंस का बिहेवियर होता है जनाब, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, एक मिनट प्लीज, ठीक है, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। बेसिकली दिस लाइन इट इज समथिंग लाइक दिस। ये कैपेसिटर के तौर पे एक्ट करेगी। अब अगर एक कैपेसिटर के तौर पे एक्ट करेगी तो ऑफ कोर्स एसी है, ठीक है, तो एसी के लिए इन दोनों लाइंस के दरमियान एक्ससी होगा ना, कुछ एक्ससी। आपने यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया, ओपन है, किसी शेयर को आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, तो स्टिल ड्यू टू द कैपेसिटेंस देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट, चार्जिंग करंट कहते हैं इसको, ठीक है। जनरेटर विल सप्लाई चार्जिंग करंट, या Q जो है रिएक्टिव पावर है, दिस ट्रांसमिशन लाइन इट विल रिसीव रिएक्टिव पावर, और उसके बाद ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और उसके बाद Q के बाद उसके बाद फिर इस Q को दोबारा लाइन जनरेटर को डिलीवर करेगा, फिर Q को रिसीव करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
Even if there is no load, still this transmission line, it will draw current from the generator due to capacitive effect which comes there due to the length of the transmission line, और वो जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और उनका रेडियस की वजह से, देयर इज सम रेडियस ऑफ कोर्स, उसकी वजह से उनका एक सरफेस एरिया बन जाता है और दोनों ट्रांसमिशन लाइंस एक दूसरे को फेस कर रही हैं. इज इट क्लियर? सो हियर आर टू कंडक्टर्स. ठीक है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वोल्टेज ड्रॉप. अगर किसी तरीके से V12 अगर मुझे मिल जाए, V12 अगर मुझे मिल जाए और दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस भी मुझे पता हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू? आई कैन यूज चार्ज भी मुझे पता है और दोनों के दरमियान अगर वोल्टेज भी मुझे पता है, तो दोनों लाइन के दरमियान कैपेसिटेंस को मैं फाइंड कर सकता हूं. ठीक है, सो V12 चार्ज Q की वजह से है. Q1, इसमें Q1 चार्ज है. एक जनरल केस लेते हैं हम. कंडक्टर 1 में Q1 चार्ज है, ठीक है, और कंडक्टर 2 में Q2 चार्ज है. तो Q1 की वजह से V12, इसमें एज्यूम करें कि इसमें कोई चार्ज नहीं है Q2 में. ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? V12 किसके बराबर होगा? V12 का जो हमने यहां पे फार्मूला लिखा है, Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D2 ओवर D1. तो यहां पे अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है, फॉर एग्जांपल 0 कर दे इसके ऊपर चार्ज, तो V12 किसके बराबर होगा? Q1 की वजह से इट विल बी दोनों कंडक्टर्स के दरमियान, चूंकि ये कंडक्टर D डिस्टेंस पे रखा हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पॉइंट इस कंडक्टर और इसके दरमियान, दैट विल बी Q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D डिवाइड बाय R. D इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड R इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर. ठीक है, दिस विल बी द, यहाँ पे D2 और D1 लिखा हुआ है. ठीक है, 1 2, लेकिन यहाँ पे पॉइंट 1 क्या है? वहां पे हमने एक जनरल केस लिया था, D लिया था. D कम हो कि D की वैल्यू 1 हो R के बराबर हो सकती है, जो लिमिट्स, क्योंकि हमने कंडक्टर 1 और 2 के दरमियान लेना है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसका मतलब है कि D हमारे पास, यहाँ पे D को हम रिप्लेस करेंगे D R से, और D2 को रिप्लेस करेंगे दोनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस से. ठीक है, सो V12 जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड 1 एंड 2. ठीक है, लेकिन 1 2 और 2 1 डिफरेंट चीजें हैं, ये याद रखें. 1 2 Q1 की वजह से किसके बराबर होगा? Q1 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D ओवर R के बराबर होगा. V21, अब चार्ज इसकी वजह से, जिस तरीके से इसमें अगर चार्ज हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस V12 किसके बराबर होगा? R1 डिवाइड बाय D के बराबर है. ठीक है, और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा V21, जिस तरह V12 के लिए यह फार्मूला, तो इसका मतलब V21 के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी Q2 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log दोनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस डिवाइडेड बाय R, इस कंडक्टर का रेडियस. लेकिन हमें पता है कि सिंस V12 इज इक्वल टू V21, V21 हमने ये निकाला है. ठीक है, तो V1 अगर V21 अगर मुझे पता चल गया, तो V12 किसके बराबर? ये Q2 की वजह से, रिमेंबर दैट Q1 की वजह से ये फार्मूला है, Q2 की वजह से जो है V21 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D ओवर R के बराबर है. ये वाला V21 है ड्यू टू चार्ज Q2. लेकिन V21 को मैं लिख सकता हूं V12 एज वेल. ठीक है, V12 लिखूंगा तो V12 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल टू माइनस V21 ड्यू टू चार्ज Q2. V12, अब कोई भी दो पॉइंट्स इवन किसी रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, ठीक है, V12, ठीक है, जिसमें से करंट दाखिल हो रही है, उस पॉइंट का वोल्टेज ड्रॉप जाहिर है कि 10 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप, 10 वोल्ट किसी उसके एक साइड पर, राइट साइड से करंट जा रही है लेफ्ट साइड की तरफ, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? इट इज 10 वोल्ट्स. ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव है. रजिस्टर को इस तरीके से लिखा, राइट से करंट जा रही है. लेकिन अगर हम मैं V2 के लिहाज से देखूं, तो V2 का पोटेंशियल जो होगा वो माइनस होगा. ठीक है, V21 इज इक्वल टू माइनस V12 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? V12 के बराबर होगा ना. इज इट क्लियर? सो द सेम थिंग इज हियर. यहां पे भी हम देखते हैं कि V12 इज इक्वल टू माइनस V21, लेकिन ये किसकी वजह से? ये Q2 की वजह से. ये आपने जहन में रखना है. ये V12 ये वाला नहीं है, ये बेसिकली V21 हमने निकाला, उसका इक्वेशन ये है. लेकिन अगर V21 को V12 लिखूं
तो उसमें फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू प्लेस अ साइन, ये नेगेटिव साइन में पुट करूंगा इसमें, ठीक है। जब नेगेटिव साइन पुट करूंगा तो ये चूंकि लॉग है, लॉग को फिर वो नेगेटिव साइन को मैं खत्म कर सकता हूँ। कैसे खत्म कर सकता हूँ, इस लॉग वाली टर्म में उसको r डिवाइड बाई डी लिखूं, ठीक है। तो सो V12 इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू Q1, ये फार्मूला हमने लिखा। लेकिन V12 इस कंडक्टर में जो चार्ज है उसकी वजह से V12 जो है that is equal to QD divided by 2 pi epsilon naught log R divided by D के बराबर आ जाएगा। V12 ड्यू टू Q1 किसके बराबर है, Q1 डिवाइड बाई 2 pi epsilon naught log D over R के बराबर है। लेकिन चार्ज 2 की वजह से, दूसरे कंडक्टर में जो चार्ज है उसकी वजह से जाहिर है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखें, इवन इफ दिस कंडक्टर इज नॉट देयर, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इसको अगर यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को जब मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो सम वर्क हैज टू बी डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि V12 जो वोल्टेज है उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप में ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है और कुछ वोल्टेज ड्रॉप में ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोनों वोल्टेज V12 ड्यू टू दिस चार्ज एंड V12 विच इज इस चार्ज की वजह से जो V12, उन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो दोनों कंडक्टर के दरमियान वोल्टेज आ जाएगी V12 देखें दो कंपोनेंट्स है, एक चार्ज Q1 की वजह से है और एक चार्ज Q2 की वजह से है। और दो कंडक्टर्स के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है, कंडक्टर 1 और 2 के दरमियान चार्ज 1 की वजह से किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D और R। और Q2 की वजह से V21 किसके बराबर होगा, इट विल बी Q2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D और R। लेकिन हमने V12 चार्ज 1 की वजह से और V12 चार्ज Q2 की वजह से निकालना, ताकि उन दोनों को हम ऐड करके V12 दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालें। सो V1, जी बेटा। सर ये जो दो कंडक्टर्स होते हैं ये तो बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें चार्ज सब कुछ सेम होगा, तो ये तो कैंसिल कर जाना चाहिए, इनकी नेट दरमियान में कैपेसिटेंस होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे कैपेसिटेंस में क्या होता है, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इस कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या करता है, पीछे की तरफ पुश करता है। और इस कंडक्टर के ऊपर कौन सा फिर चार्ज आता है, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होती है, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो कैसे करता है, वो तो बेसिकली यही होता है ना। जब एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज आता है तो दूसरी प्लेट में से वो नेगेटिव चार्ज उसको पुश करता है कि जो बैटरी की तरफ चले जाते हैं। इज इट क्लियर। और उसके बाद फिर पहली प्लेट में फिर जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो दूसरी प्लेट में फिर नेगेटिव चार्ज आता है, तो पहली प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है उसको फिर पुश करता है, दूसरे प्लेट का नेगेटिव चार्ज पहली प्लेट के नेगेटिव चार्ज को पुश करता है, फिर वो बैटरी की तरफ मूव करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे हमने जनरल केस लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल फेज लाइन है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है यहाँ पे Q1 पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अगर सिंगल यहाँ पे हमने जनरल केस लिया, हमने कहा कि Q1 है और यहाँ पे Q2 है। बाद में हम देखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज नथिंग बट माइनस Q1। अगर यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है तो यहाँ पे माइनस 10 कूलम चार्ज होगा इन केस ऑफ सिंगल फेज लाइन। इन केस ऑफ थ्री फेज लाइन QA प्लस QB, जिस तरीके से करंट के लिए हमारे पास इक्वेशन है QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से चार्ज की भी वही इक्वेशन होगी QA प्लस QB प्लस QC। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि QA इज इक्वल टू माइनस QB, ठीक है। उसमें फिर वही स्टैंडर्ड जो फार्मूला है, तीनों का सम जो है थ्री फेज सिस्टम्स की सूरत में उनका सम 0 के बराबर होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। सो V12 वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2, V12 वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2, इसमें कंडक्टर 1 के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से V12 आ जाएगा, इसमें कंडक्टर 2 के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से V12 आ जाएगा, जो कि यही फार्मूला V21 के लिए भी, किसी भी कंडक्टर और एक और कंडक्टर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, कंडक्टर X और कंडक्टर Y के दरमियान निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, कंडक्टर X का चार्ज डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log कंडक्टर X का रेडियस डिवाइडेड बाय कंडक्टर X और Y के दरमियान डिस्टेंस। कंडक्टर Y की वजह से जो इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज, कंडक्टर Y और X के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, उसमें फिर कंडक्टर Y और X के दरमियान डिस्टेंस डिवाइड बाय कंडक्टर Y का रेडियस, ठीक है। लेकिन इस वोल्टेज को भी अगर मैं 1 और 2 के उसमें लिखूं तो ऑफ कोर्स फिर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लिखूंगा, फिर दोनों को आपस में ऐड करूंगा
तो बेसिकली V12 आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली द इंटरेस्टिंग थिंग इज फॉर सिंगल फेज लाइन Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस Q। जब इसमें हम पुट करते हैं तो व्हाट वी गेट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कंडक्टर 1 और 2 के दरमियान जो इक्वेशन वोल्टेज ड्रॉप जो आता है दैट इज Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D ओवर R के बराबर आता है। Is it voltage drop is equal to this thing Q डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखें ना, ये है, ठीक है, Q1 यहाँ पे अगर Q2 को माइनस Q1 से रिप्लेस करता हूँ, सिंगल फेज लाइन है, यहाँ पे Q1 चार्ज है तो यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज होगा। ठीक है, माइनस Q आ गया तो इसका मतलब उस माइनस को खत्म कर सकता हूँ, ये इसको मैं दोबारा उल्टा दूँ, उल्टाने के बाद दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 log, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाएगा Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D और R आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 2Q1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log D और R आ जाएगा, 2 कट जाएगा, Q डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट log D और R आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। जिस तरह इंडक्टेंस में हमने क्या किया था, इंडक्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, उसमें भी इसी तरह की इक्वेशन थी ना। क्या थी इक्वेशन? 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 log of distance between two conductors, solid conductors से divided by r dash. R dash was equal to e raised to power minus 1 over 4 into r. लेकिन यहाँ पे r dash नहीं है, यहाँ पे simply हमारे पास क्या है, it is the radius of the conductor at distance। ये जो रेडियस है कंडक्टर का वही इस्तेमाल, वहां पे r dash भी था क्योंकि वहां पे इंटरनल जो फ्लक्स था उसकी वजह से भी हमने फ्लक्स लिंकेजेस निकाले थे और उसकी वजह से फिर हमारे पास क्या चीज आती थी, वो e raised to power minus 1 over 4 का फैक्टर आता था। लेकिन इन केस ऑफ कैपेसिटेंस आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो रिमेंबर दैट एट दिस स्टेज फार्मूले तकरीबन लॉग के अंदर जो टर्म्स आएंगी उसी तरह की टर्म्स होंगी जो पीछे हमने डिस्कस किया है 3 फेज लाइन की सूरत में, जिसमें हमने डिस्कस किया था बंडल्ड कंडक्टर की सूरत में, जिसमें हमने डिस्कस किया था डबल लाइन की सूरत में। उन सब में इक्वेशन चीज फार्मूला इसके अंदर यही आ जाएगा। उसमें बाहर क्या था, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 की टर्म थी। यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे हम देखेंगे ऑफ कोर्स इस क्यू को कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो इस क्यू को कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है Q डिवाइड बाई V। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं दोनों के दरमियान कैपेसिटेंस निकालता हूँ तो C12 will be nothing pi epsilon naught divided by log D over R farads per meter। ये आ गई कैपेसिटेंस की इक्वेशन। इसमें और इंडक्टेंस की इक्वेशन में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, वहां पे भी 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 कांस्टेंट था। उसके बाद वहां पे log D ओवर R डैश था सिंगल फेज लाइन में, यहाँ पे log D ओवर R है, R डैश नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, बाकी भी इक्वेशंस डबल सर्किट हो गया, बंडल कंडक्टर हो गया, वहां पे भी हम देखेंगे द कैपेसिटेंस बिटवीन टू लाइंस इट इज नथिंग बट पाई एप्सिलॉन नॉट या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, हम डिस्कस करेंगे 2 आएगा या यहाँ पे पाई आएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में इट विल बी ऑलवेज D ओवर R सम डिस्टेंस GMD, वहां पे हमने GMD की बात की थी, तो हियर वी विल हैव सम GMD and then there will be some GMR, R की जगह यहाँ पे कोई GMR होगा, और ये डिनोमिनेटर में टर्म आ गई। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें GMD कैसे निकालना है, GMR कैसे निकालना है, then of course just if you remember this formula you can solve all the problems that we are going to do in the next maybe in the next lecture। ठीक है, उस पूरे चैप्टर के प्रॉब्लम्स को ये थोड़ी देर के बाद हम कर लें। ठीक है ना, तो ये सिर्फ ये फार्मूला है, बाकी GMD और GMR आपको निकालना आना चाहिए। और फिर फर्क जो मैंने आपको बताया है कि वहां पे R डैश इस्तेमाल करते थे, GMR निकालते थे तो हम DS इस्तेमाल करते थे इंडिविजुअल कंडक्टर की, क्योंकि वो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स होते थे तो उनके लिए हम DS हम फाइंड करते थे, सेल्फ GMR या सेल्फ GMD जिसको हम कहते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो अब भी स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स ही होंगे, लेकिन जब GMR निकालते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो बंडल कंडक्टर हो तो वहां पे भी हम GMR निकालते हैं। तो GMR निकालते वक्त वहां पे हम DS इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम DS की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपली इसका ये जो है कंडक्टर स्ट्रैंडेड कंडक्टर हो तो भी
उसमें ds निकालने के बजाय सिंपली इसका हम रेडियस इस्तेमाल करेंगे, इसका जो भी रेडियस है। और ये रेडियस भी, ये टेबल्स जो हैं, इन टेबल्स में कंडक्टर्स का रेडियस भी गिवन है। ये देखें, मसलन अगर मैं फाल्कन कंडक्टर देखूं तो उसके लिए उसमें आउटसाइड रेडियस उसने दिया हुआ है, ठीक है, और ds भी उसने दिया, GMR भी दिया इस कंडक्टर का, फाल्कन कंडक्टर है, इसका GMR इसने बताया है। GMR कैसे निकालेगा, क्योंकि उसमें कोई 54 स्ट्रैंड्स हैं, तो वहां से फिर वो डिस्टेंसेस निकालेगा, और जो भी फार्मूला हमने GMR निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया था वही फार्मूला निकाल के उसने GMR निकाला, उसको टेबल में दे दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका जो एक्सटर्नल डायामीटर जो है वो भी इसने यहाँ पे कोट किया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका एक्सटर्नल रेडियस होगा जो कि GMR से डिफरेंट होगा। तो आप एक तो ये चीज याद रखें कि कैपेसिटेंस जब भी हम निकालेंगे तो GMR तो हम कैलकुलेट करेंगे बंडल्ड कंडक्टर की सूरत में, लेकिन GMR को कैलकुलेट करते वक्त वो जो DS है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, इसका जो रेडियस है, एक्चुअल रेडियस है कंडक्टर का, ठीक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे, यानी e⁻⁻⁴ वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस हमने निकाली है बेसिकली। हियर इज व्हाट वी हैव, V12 हमने निकाली, C12, द कैपेसिटेंस between the conductors is equal to C12 is equal to pi epsilon naught log D over R F divided by M। ये हमारे पास हो गया। हाफ टू न्यूट्रल इज हाफ टू V12, द कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस हैं, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 है, ठीक है। तो इसमें समटाइम्स अगर हम कोई न्यूट्रल पॉइंट डिफाइन करते हैं इन दोनों के दरमियान, ठीक है, सो व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। जिस तरह ट्रांसफार्मर है फॉर एग्जांपल, वहां पे हमने एक ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन है, और जिस तरीके से वो ट्रांसफार्मर के दरमियान एक न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकालते हैं, एक न्यूट्रल पॉइंट भी निकालते हैं दोनों लाइंस के दरमियान, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान अगर उस न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान और दूसरे कंडक्टर दोनों के दरमियान अगर मैं इंडक्टेंस निकालना चाहूँ, कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ, तो बेसिकली कंडक्टर और 1 के दरमियान हमारे पास C12 है। लेकिन इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस इंडक्टेंस को मैं लिख सकता हूँ C और C दोनों को सीरीज में लगाता हूँ, और सीरीज की इंडक्टेंसेस को जब हमेशा ऐड करते हैं तो क्या सिंपली दे ऐड हो जाती हैं, डू दे ऐड टुगेदर, सीरीज में लगी कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, C12 C/2। वेरी गुड। तो इसका मतलब है C/2 इज इक्वल टू C12। इसका मतलब है C जो है इस कंडक्टर और किसी न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान जो कैपेसिटेंस होगी, दैट विल बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 into C12 के बराबर होगी। सो C जो है इस कंडक्टर और न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान, इस कंडक्टर और न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान जो कैपेसिटेंस होगी, दैट विल बी इज इक्वल टू 2 pi epsilon naught डिवाइडेड बाय log D over R के बराबर। यहाँ पे 2 का फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जनरल फार्मूला है हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए, 0.0556 डिवाइड बाय log D over R। इस फार्मूले को जब आप जहन में रखेंगे तो आगे सिंपल सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उसमें आपने GMD और GMR को बेसिकली फिट करना है। जिस तरीके से वहां पे हमने फ्लेक्स लिंकेजेस की बात की थी, जनरल स्पेस में कोई कंडक्टर्स पड़े हुए थे, वहां पे इफ यू रिमेंबर वहां पे हमने GMR की वहां पे हमने फ्लक्स लिंकेजेस की बात की थी। इसी तरीके से कुछ चार्जेस स्पेस में पड़े हुए हैं, Q1 Q2 Qn कूलम्स मीटर्स पर मीटर, कोई लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, पैरेलल कंडक्टर्स हैं, हर एक के ऊपर Q1 Q2 और Qn चार्ज जो है ना वो कूलम्स पर मीटर चार्ज पड़ा हुआ, इस कॉन्फ़िगरेशन में पड़े हुए हैं। जिस तरीके से वहां पे हमने डिफाइन किया था फ्लक्स लिंकेजेस, इसी तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं Vij V12 फॉर एग्जांपल। देखें इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के दरमियान V12, अगर ये सारे कंडक्टर यहाँ ना होते, ये सारे चार्जेस ना होते, तो V12 किसके बराबर आ जाता, V12 वुड बी दिस थिंग। लेकिन चूंकि यहाँ पे चार्ज ये भी है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाहिर ऑफ कोर्स इट्स इलेक्ट्रिक। अगर यहाँ से मैं एक चार्ज यहाँ से मूव करके, एक चार्ज को यहाँ से मूव करके यहाँ ले आता हूँ, तो इसका मतलब है मैंने कुछ काम किया है, और V12 वोल्टेज दैट वर्क इज पर यूनिट चार्ज वर्क इज वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन दिस पॉइंट, दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर। अगर ये चार्जेस ना होते तो प्रीवियस फार्मूला लगता, लेकिन बिकॉज Q3 इज देयर,
इस Q3 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जाहिर है इस पूरे स्पेस में इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो भी इस चार्ज की मूवमेंट को जब मैं मूव करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे इसका भी इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से भी उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वर्क डन होगा, ठीक है, उसमें इस फोर्स की कंट्रीब्यूशन भी मुझे देखनी पड़ेगी। इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुपरपोजिशन। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूं कि यहां से एक चार्ज को मूव करके यहां ले आता हूं, बाकी चार्जेस फॉर एग्जांपल यहां पे है ही नहीं। लेट मी पुट दिस वे, ये कंडक्टर है, एक चार्ज को मैं मूव करके यहां ले आता हूं, तो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, उसकी वजह से यहां पे कुछ वर्क मुझे करना पड़ेगा। अब एज्यूम करें ये चार्ज नहीं है, यहां पे एक चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है। अब चार्ज को मैं यहां से लेकर यहां मूव करता हूं, तो इसका मतलब इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से मुझे काम करना पड़ेगा। यहां पे चार्ज नहीं है, यहां कहीं चार्ज पड़ा हुआ फॉर इंस्टेंस, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर है यहां पे तो होगा ना, उस चार्ज का भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहां से यहां मूव करता हूं, तो इस चार्ज यहां पे जो पड़ा हो उसकी वजह से भी इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब ये सारे चार्जेस अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान होगा वो क्या होगा, सुपरपोजिशन। इसकी वजह से इस चार्ज यहां पे पड़ा हुआ था, उसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस यहां पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस यहां पे कोई चार्ज पड़ा हुआ उसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, सबको ऐड करूंगा तो बेसिकली दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। डिड यू गेट माय पॉइंट? हेलो, सिंपली सुपरपोजिशन है। देखिए ना, वर्क डन पे फोर्सेस है ना, इसकी वजह से भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स पड़ रही, इसकी वजह से भी अगर बाकी चार्जेस ना हो इस पे, फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स अपने जगह पे मौजूद हैं लेकिन इसके ऊपर भी चार्ज नहीं, इसके पर भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं, किसी के ऊपर भी नहीं सिवाय इसके। अगर मैं यहां से यहां एक मूव करता हूं एक पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, तो इसका मतलब है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं गुजर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहां से मूव करूंगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ वर्क मुझे करना पड़ेगा यहां से यहां मूव करने में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि V12 इस पॉइंट और उस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल आएगा, आई हैव टू डू सम वर्क ऑन ए यूनिट चार्ज एंड दैट वर्क इज V12। लेकिन किसकी वजह से ये वर्क डन करना पड़ा, ये जो QN साहब जो यहां कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब इन सारे चार्जेस को जीरो करते हैं, लेकिन Q3 चार्ज यहां पे बैठा हुआ है। अब अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां मूव करता हूं और मैं एज्यूम करता हूं कि ये Q1 Q2 ये सारे चार्जेस जीरो हैं सिवाय इस चार्ज के, तो इसका मतलब है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से तो गुजर रहा है ना, इस पूरी स्पेस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जब मैं यहां से यहां मूव करता हूं तो बेसिकली इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा हूं, तो उसकी वजह से जब एक चार्ज को मैं 1 से 2 में मूव कर रहा हूं तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, तो वो V12 होगा किसकी वजह से, Q3 की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि V12 ड्यू टू Q1, V12 ड्यू टू Q2, V12 ड्यू टू Q3, V12 ड्यू टू QN, V12 ड्यू टू QI, V12 ड्यू टू QJ, उन सबको आपस में ऐड करूंगा तो फिर मेरे पास V12 आ जाएगा, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। इज देयर एनी कंफ्यूजन? इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। नो सर। वेरी सिंपल, बहुत सारे फोर्सेस हैं ना, सुपरपोजिशन लगाएं, पहले एक फोर्स की वजह से देखें कि कितना पोटेंशियल, क्योंकि इस फोर्स की वजह से भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा इसके वो चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, वो चार्ज इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ, वो चार्ज इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ, वो चार्ज इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि वर्क डन करूंगा तो इसकी वजह से भी वर्क डन करना पड़ेगा, इसके चार्ज की वजह से, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वोल्टेज ड्रॉप्स आएंगे हर एक के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस सारे वर्क डन को ऐड करूंगा तो बेसिकली व्हाट आई गेट इज I will get the voltage between conductor 1 and conductor 2, ठीक है। So here is general equation, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं इस तरीके से, अब मैं सिर्फ 3 इन कंडक्टर्स के लिए मैं लिखता हूं, ठीक है। Q1 की वजह से अगर मैं एक चार्ज है उसको यहां से यहां मूव करता हूं,
तो Q1 की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इट विल बी इज इक्वल टू Q0, अगर प्रीवियस इक्वेशन आपको याद हो, Q1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग दोनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, ठीक है। और Q2 की वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा V12, रिमेंबर V12 Q2 की वजह से किसके बराबर होगा? वो होगा Q2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ इसका रेडियस। यहां पे देखें, जब इसकी वजह से निकालते हैं 1 2 निकालते हैं तो D डिवाइड बाई R करते हैं, लेकिन Q2 की वजह से निकालते हैं 1 2, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन 1 एंड 2, V12 निकालते हैं Q2, V21 निकालेंगे तो D डिवाइड बाई R करेंगे, जैसे यहां के लिए फार्मूला लिखा है। लेकिन Q2 की वजह से V12 निकालते हैं तो Q2 डिवाइड बाई लॉग 2 पाई x 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ इसका रेडियस डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। Q3 की वजह से किसके बराबर होगा? Q3 की वजह से होगा Q3 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log of this conductor distance between these two conductors, जो यहां से, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान निकालना चाह रहा हूं, न्यूमरेटर में आएगा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में आएगा इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस। इसकी वजह से V12 निकालना चाहता हूं, इसकी वजह से तो QI डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log of QI और इसके दरमियान डिस्टेंस डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस, इसकी वजह से निकालना चाहता हूं QN डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log of this distance divided by this distance. Did you get my point? जरा आप लिखे ना, आप लिखे हेलो जी जी सर। यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ। आप लिखे कोई 4 चार्जेस लिखे, स्पेस में आप बना दें इधर उधर रैंडमली, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। मैं फिर किसी से कहूंगा कि मुझे जरा बना के मुझे जरा दिखाओ अपने उस पे क्या कहते हैं, तो कैमरे में दिखाओ, किसी को भी मैं रैंडमली कहूंगा, इस वजह से सबने करना है, ठीक है। कोई 4 चार्जेस बनाए, Q1 Q2 Q3 एंड Q4 बनाया? अंसारी साहब बना रहा हूँ। यस सर, बना दिया। हाँ, अब चार्ज 1 और 2 के दरमियान D12, 1 और 3 के दरमियान D13 और D14, इसी तरीके से D23 D24 D12 is equal to D21, because we are interested in finding V12 निकालने में इंटरेस्टेड है, D34 के दरमियान डिस्टेंस निकालने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। V12 इन सारे चार्जेस की वजह से जो V12 होगा वो किसके बराबर होगा? लिख सकते हैं इक्वेशन, पहले Q1 की वजह से लिखे, Q1 की वजह से किसके बराबर होगी? V12, Q1 की जो कंट्रीब्यूशन होगी V12 में, Q1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ G12 डिवाइडेड बाई R1 प्लस जो सेकंड कंडक्टर है उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? Q2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ R सेकंड कंडक्टर का रेडियस डिवाइडेड बाई D12 प्लस Q3 की वजह से क्या होगी? Q3 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ D23 डिवाइड बाई D32 डिवाइड बाई D31 ठीक है, प्लस 4 की वजह से क्या होगी? इट विल बी इज इक्वल टू Q4 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D42, जो फाइनल पॉइंट है कंडक्टर 4 से फाइनल जो V12 में जो दूसरा पॉइंट है कंडक्टर 4 और दूसरे पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस डिवाइड बाई जो वोल्टेज ड्रॉप में कंडक्टर 4 और पहला पॉइंट है उनके दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर में लिखना है। प्रीवियस इक्वेशंस को अगर थोड़ा सा आप देखें तो वहां से भी आपको समझ आ जाएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि इस कंडक्टर 4 के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक पॉइंट को आप यहां से यहां मूव करते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर डूइंग सम वर्क, ठीक है। दैट वर्क इज इक्वल टू
Q4 डिवाइडेड बाई किसके बराबर होगा? Q4 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log of small r upon d. D42 divided by D41. Did you get my point? जी सर. So ये जनरल इक्वेशन है. बेसिकली उसको उसने एक जनरल n कंडक्टर्स हैं तो एक जनरल इक्वेशन उसने यहां पे लिखी है, जनरल इक्वेशन लिखी है. इज इट क्लियर? सो यहां पे हम इस जनरल इक्वेशन को आप देखें, इसके बाद फिर हम इसको यहीं पे ही. इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? एनी क्वेश्चन? अब ये देखें, ये मैं कवर नहीं करूंगा, जस्ट आपको वैसे बता रहा हूं. कैपेसिटेंस 3 फेज लाइन है. इसमें भी देखें अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, दिस इज द कैपेसिटेंस 0.556 डिवाइड बाय log GMD डिवाइड बाय R. 3 फेज लाइन है. कंडक्टर से E1. ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, सिंगल कंडक्टर से ऑफ कोर्स GMD डिवाइड बाय GMR. GMR स्टैंडर्ड कंडक्टर का GMR होगा, तो वो किताब में टेबल में गिवन है. लेकिन कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं तो फिर हम GMR नहीं लिखते हैं, उसका एक्चुअल रेडियस जो किताब में उसने बताया वो इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटेंस के लिए. इंडक्टेंस के लिए कंडक्टर का जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उसका GMR इस्तेमाल करते हैं. कैपेसिटेंस के लिए सिंपली उसका रेडियस इस्तेमाल करते हैं. GMR इज ऑलवेज लेस देन इट्स रेडियस. ठीक है, सो यहाँ पे C जो कैपेसिटेंस है 3 फेज लाइंस की सूरत में भी, इफ वी हैव 3 फेज लाइन तो GMD किसके बराबर होगा? D13 मल्टीप्लाइड बाय D12 डिवाइड बाय D23 रेज़ टू पावर 1/3. ये GMD होगा. ठीक है, और GMR सिंपली R होगा. ठीक है, सिमिलरली इफेक्ट ऑफ बंडलिंग है और 3 फेज डबल लाइन सर्किट्स हैं. हेलो, वालेकुम सलाम. जी, इस वक्त मेरा कोई ऑनलाइन लेक्चर रहा है चल